हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो पहला जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल सीरीज में वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग एससीओ बोलते हैं। तो एससीओ के बारे में डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे जो भी रिक्वायर्ड है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। तो पहले देख लेते हैं कि इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। 8 मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे। टोटल 8 मेंबर आती हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप मैप में देख सकते हो ये सारी कंट्री ऑलमोस्ट एक पास लोकेटेड है, एक साथ ही आसपास ही है। रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पे है, कजाकिस्तान यहाँ पे है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे, और साथ साथ में कौन सा है, पाकिस्तान भी है। तो ये 8 कंट्रीज इसका मेंबर है। 8 कंट्रीज के अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं जो इनके कार्यकलाप को ऑब्जर्व करती हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बेलारस है, ईरान है, मंगोलिया है। जनरली एग्जाम्स में आपको मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। इन चारों कंट्रीज को कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिला के कंफ्यूज किया जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से मेंबर स्टेट आपको याद होनी चाहिए। डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? श्रीलंका, नेपाल भी है, साथ साथ में आर्मेनिया, अजेरबाईजान, कंबोडिया और टर्की। ये 6 डायलॉग पार्टनर हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स के अलावा है। एससीओ काम क्या करती है? एससीओ है क्या? तो एससीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटर गवर्नमेंटल बोले तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक से ज्यादा कंट्री की गवर्नमेंट मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसको हम इंटर गवर्नमेंटल बोलते हैं। कहीं भी ये स्टेटमेंट में इंटर गवर्नमेंटल लिख के आ सकता है या नॉन गवर्नमेंटल भी लिख के आता है, तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इट इज अ यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरेशिया, एशिया और यूरोप से कंटिनेंट से मिलके बना है। एशिया का पार्ट में चाइना और बाकी कंट्रीज हो जाते हैं। रशिया का कुछ पार्ट किस में चला जाता है? यूरोप में चला जाता है, तो इसलिए यूरेशियन बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल भी ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक भी ऑब्जेक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों चीजों के लिए है। इसका काम, मेन उद्देश्य क्या है? पीस मेंटेन करना, एरिया को, रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और स्टेबिलिटी रखना इस रीजन में। कौन से रीजन में? जिसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, मेंबर स्टेट, उसमें। 2001 पे ये बन गया था। 2002 में एससीओ का चार्टर साइन हुआ था और फाइनली 2003 में ये फोर्स में आ गया था। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो रशियन और चाइनीज इसके ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जेनेसिस मतलब कैसे ये एससीओ बना, आखिर कहां से बना? तो पहले सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर। यूएसएसआर जब टूट गया 1991 में, कंट्रीज अलग हो गई। तो उसमें से जो 4 कंट्रीज थी, कौन कौन सी? रशिया खुद हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया और कजाकिस्तान। ये चारों कंट्री के अलावा एक चाइना जो यूएसएसआर में नहीं था, सबने मिलके संघाई 5 बनाया 1996 में। इनका मेन उद्देश्य ये था कि बॉर्डर पे स्टेबिलिटी बनाया जा सके। इनके जो बॉर्डर्स हैं वहां पे पीस मेंटेन हो, वहां पे किसी तरह का पीसफुल जो वातावरण है वो मेंटेन रह सके और डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो। बाद में 1996 के 5 साल बाद इस ग्रुप में उज्बेकिस्तान भी आ गया। तो ऐसे आपको 8 मेंबर कंट्रीज याद रखने में आसानी होगा। चाइना प्लस 4, 4 कौन? रसिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर एक आ गया आपका उज्बेकिस्तान। बन गए कितने? 6 कंट्री। और बाद में इंडिया और पाकिस्तान तो 2017 में इसमें इंक्लूड किए गए। तो ऐसे करके एससीओ का फॉर्मेशन हुआ। एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं और आसपास के नेबर्स हैं उनमें एक ट्रस्ट डेवलप करना, नेबरलीनेस डेवलप करना, प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, ट्रेड को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सब को प्रमोट करना। मतलब सारे सेक्टर्स में ये काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको मेंस लिखने में काफी हेल्प करेंगे। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टूरिज्म, एक तरह से आप समझ लो कि हर एरिया में ये काम करेगा। सिक्योरिटी में भी करेगा, स्टेबिलिटी, पीस मेंटेन करने में करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 5th पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। मूविंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए
डेमोक्रेटिक, रैशनल एंड फेयर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। इंटरनेशनल का मतलब जो इंटरनेशनल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर कंपनियां, जो भी कंट्रीज कैसे ट्रेड कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंट्रीज, जो कंपनीज है वो हर कंट्री में अपना प्रेजेंस बिठा के रखी है। एक तरह से आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रेड का फैसिलिटेशन होता है। मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वही मैक्सिमम प्रॉफिट ले जाती हैं, गरीब नेशन को कुछ नहीं मिलता है। तो वो इकोनॉमिक जो ऑर्डर है वो पुअर नेशन के लिए, पुअर अफ्रीकन एशियन नेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर ऐसा क्रिएट करना जो सबके लिए इक्विटेबल हो, जस्ट हो। वैसा ही नया पॉलिटिकल ऑर्डर भी क्रिएट करना है जहां छोटा बड़ा कंट्री से कोई मतलब नहीं हो, सारे कंट्री एक साथ सामंजस्य में रह सके, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो या कितना भी वीक हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी पॉइंट्स तो रिलेटेड है ट्रेड, एजुकेशन और बाकी सब ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अब किस प्रिंसिपल से ये गाइड होता है? तो संघाई स्पिरिट करके प्रिंसिपल है जिससे ये गाइड होता है। इनकी जो इंटरनल पॉलिसी है, मतलब मेंबर जो स्टेट है 8, ये इनमें क्या करना है? इनमें म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखना है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है, इक्वालिटी मेंटेन करनी है, सबके कल्चर का, कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के डिजायर का रेस्पेक्ट करना है और कॉमन डेवलपमेंट की तरफ काम करना है। अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनल पॉलिसी की बात करें तो। और एक्सटर्नल पॉलिसी ये लोग क्या अपनाते हैं? नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी भी कंट्री के साथ अलाइनमेंट। ये लोग दो कंट्री में अगर कुछ तकरार है तो ऐसा किसी कंट्री के साथ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ये लोग अलाइन नहीं होंगे, किसी थर्ड कंट्री को ऐसे ही टारगेट नहीं करेंगे, ओपननेस रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। इस स्पिरिट पे, इस गाइडिंग प्रिंसिपल पे एससीओ काम करती है। एससीओ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रैट्स बोलते हैं। रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। रैट्स जो है एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का। ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगा? जब तक हम एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म से फाइट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगा। रैट का जो हेड है वो 3 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं और सारे कंट्री का जितने भी मेंबर स्टेट है 8 के 8 सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन है। मेंस में क्वेश्चन ये सकता है कि हाउ कैन बी एससीओ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? एससीओ का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? तो सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस है। कैसे? इंडिया में टेररिज्म की बहुत सारी समस्या है, तो रैट से क्या कर सकता है? इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है जिससे हमारे काउंटर टेररिज्म एबिलिटीज काफी बूस्ट होंगी और उससे काफी हेल्प मिलेगा। साथ साथ रैट्स के साथ कोलैबोरेशन करके जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है बॉर्डर्स पे, पंजाब बॉर्डर्स पे, इनफैक्ट केरला बॉर्डर पे भी, वहां हेल्प मिल सकता है। रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने में हेल्प मिल सकता है। तो इंडियन सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा बात आ गया एनर्जी का। तो इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट या एनर्जी स्केयर कंट्री है जहां पे एनर्जी के जो सोर्स है जो उसकी कमी है। और जो इसके कंट्रीज है, जो 8 मेंबर स्टेट्स है, उसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो स्टेट्स हैं, तो इन कंट्रीज में यूरेनियम वगैरह जो आपके मेटल्स, यूरेनियम वगैरह जो मिनरल्स आते हैं वो काफी रिच हैं, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वहां से इंडिया क्या कर सकता है? उसका इंपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट करके अपने जो सिविल न्यूक्लियर यूज है वहां एनर्जी की कमी को पूरा कर सकता है। इसके साथ आपने नाम सुना होगा तापी का। तापी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। तो एससीओ की हेल्प ले सकता है। अगर मान लो पाकिस्तान कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अफगानिस्तान भी ऑब्जर्वर स्टेट है इसका, ठीक है, तो इसकी हेल्प लेके तापी को फैसिलिटेट करवाने में काम कर सकता है एससीओ से। तो एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी है, ट्रेड के लिए भी है। हम लोग इंडियन जो है आईटी में आ गए हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में आ गए हैं, बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आगे हैं। तो एससीओ के जो कंट्रीज है वो हमारे लिए एक तरफ से मार्केट का काम करेंगे और साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्री है उसके लिए एससीओ एक तरह से हमारा रूट प्रोवाइड करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल एशिया में वही सब कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान वगैरह सारे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेड की बात। अब जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसको इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड कहा जाता है और एससीओ जो होगा एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी में एक बहुत ही की रोल प्ले करेगा। साथ साथ में और क्या करेगा?
अगर चाइना का जो इमरजेंस है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने में इंडिया का भी जो रोल है उसको मेंटेन करने में एससीओ के थ्रू हेल्प हो सकता है। साथ साथ हम रसिया के साथ, चाइना और पाकिस्तान तीनों के साथ एक साथ इंगेज हो सकते हैं। रसिया अपना ट्रेडिशनल फ्रेंड है, ट्रेडिशनल एलाई है, चाइना और पाकिस्तान काफी हद तक एडवर्सरी हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाएगा जहां पे एक साथ सबको इंगेज किया जा सके और चाइना पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आते हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। बाकी हमारे स्पेशल ऑफर डिस्काउंट सेल चल रहा है 20% सारे कोर्सेज पे। फटाफट जाओ और इसको अवेल करो। वन डे एग्जाम्स की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो एग्जाम एक दिन में हो जाते हैं, उनके लिए अलग से चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करो। थैंक यू, जय हिंद।